ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे चले। हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? सर, पंकज सर, एक बार सर और आ जाइए। सर हम बोल रहे हैं तो माइक में जो ऐसे ऐसे हिलता है वो हिल नहीं रहा है। अरे उसको ऑन कर। ओके सर, फिर से करिए। अच्छा अच्छा, ये नीचे वाला हम ऑन कर रहे थे। ठीक है सर, अब आवाज जा रही है भाई? ठीक है भाई, आवाज जाने लगा ना सबको? ठीक है, चलो। हाँ, अब आ रहा है, ठीक है ठीक। चलो भाई, अब स्टार्ट किया जाए। सब लोग ओके कर दो तो। सब लोग ओके कर दो तो फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। आ रही है ना? ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग है, सबको गुड मॉर्निंग। चलो भाई, ठीक है ठीक है, आ गई, ठीक है ठीक है, आ रहा है ना? चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं। हम अब समझ गए हैं कि अब आ रहा है। ठीक है जी सर। चलो, गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। स्टार्ट करते हैं ना? हाँ, आवाज अभी, अब कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही है? ओके ठीक है ना, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, ठीक है भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, ठीक है ना? क्लियर साउंड है, हाँ, सबको क्लियर होगा, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। अब देखिए कितने प्रकार का ये होता है, और हम आपको बता दें, पढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे 3 थो, लेकिन आप विशेषकर 2 पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया पर, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया पर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर विशेष कर ध्यान देंगे, क्योंकि यही मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है भाई। चलो, तो पहला है शून्य कोटि की अभिक्रिया। पहला यहां पर है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा हो जाएगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। चौथा हो जाएगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक, अभी तक यहां तक पढ़ा जाता है। ठीक है, यहां तक अभी पढ़ा जाता है, लेकिन आपको यही 2 इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं।
ठीक है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप जिस बोर्ड से हैं, हर बोर्ड में यही दोनों इंपॉर्टेंट में आते हैं। ठीक है भाई, चलो बात समझ में आ रहा है। तो अभिक्रिया की कोटि के प्रकार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, यह क्लास लाइव है 6:40 से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया पहले पढ़ेंगे, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर तृतीय कोटि की अभिक्रिया। लेकिन शून्य और प्रथम वाला ही आपसे पूछा जाएगा। शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। वो भी क्या पूछी जाती है आप समझिए। ठीक है ना, चलो तो आप बात को समझिए। तो यही दोनों पूछे जाते हैं, तो हम बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं और हम आपको शून्य और प्रथम ही पढ़ाएंगे, शून्य और प्रथम ही पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, हम भी आपको शून्य और प्रथम ही पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, वीडियो रुक गई, कहाँ रुक गई भाई, वीडियो तो चल रही है इस बार। अब तो वीडियो सही है, वीडियो तो चल रहा है। चलो भाई आगे चलते हैं, चलते हैं भाई आगे, आ जाओ सब लोग। हाँ, केमिस्ट्री की क्लास, सर केमिस्ट्री, यह केमिस्ट्री की ही क्लास है भाई, केमिस्ट्री की ही क्लास है। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, पहला हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। सर ऐड हटा दीजिए, ऐड चल रहा है क्या, ऐड को हम हटा देते हैं। ठीक है भाई, ऐड को हटा दिए हैं। ठीक है भाई, तो पहला पढ़ेंगे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो भाई, हम कहते हैं ऐसी अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक, पहले समझिए कोटि क्या होता है। पहले हम आपको कोटि बता देते हैं, पहले हमको आपको क्या बताते, कोटि बता दे। ठीक है ना, तब इसको बताते हैं, पहले कोटि जानिए। जैसे हम लोग ए प्लस बी बी इज इक्वल टू पी, या कोई हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते थे, क्या लिखते थे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते थे। तो अब इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया की कोटि क्या लिखते थे, तो अब अभिक्रिया का वेग नियम लिखते थे। क्या लिखते थे, अभिक्रिया का वेग नियम लिखते थे। तो जब अभिक्रिया का वेग नियम लिखते थे तो आर प्रोपोर्शनल टू, या आर बराबर लिखते थे के ए पावर ए एन टू बी पावर बी। तो हम यहां से कहते थे एन बराबर ए प्लस बी, और ये इसी को कहते थे अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया कोटि बोलते थे। इसी को क्या बोलते हैं भाई, अभिक्रिया कोटि बोलते हैं। कोई समस्या है आपको, या इसी को हमने बताया था कि यह n बराबर x प्लस वाई होता है, n बराबर क्या होता है, x प्लस वाई होता है। और हमने वहां पे आपको बताया था कि n जो बराबर x प्लस वाई है, कभी कभी x का मान a के बराबर हो भी सकता है, a के बराबर नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको, तो n बराबर a प्लस बी और n बराबर x प्लस वाई, ऐसा आप लिख सकते हैं। और यही a प्लस बी मतलब अभिक्रिया के वेग नियम में, अभिक्रिया के वेग नियम में लिखे गए सांद्रताओं के घातों का योग, अभिक्रिया के वेग नियम में लिखे गए सांद्रताओं के घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, अभिक्रिया की कोटि। बात समझ में आ रहा ना, अभिक्रिया के वेग नियम में लिखे गए सांद्रताओं के घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया कोटि कहलाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है भाई, हमें बताना है
यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया हमें क्या बताना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया बताना है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब है कि x प्लस वाई बराबर 0 मिले। शून्य कोटि की अभिक्रिया बताना है मतलब x प्लस वाई क्या मिल जाए, आपको 0 मिल जाए। अब x प्लस वाई 0 का मतलब समझ रहे हो, मतलब अभिक्रिया के वेग नियम में, इसका मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया के वेग नियम में लिखे गए सांद्रताओं के घातों का योग कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब योग जोड़ी 0 होने का मतलब क्या है, अब योग 0 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है सर, ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक के ऊपर निर्भर ही नहीं करती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक के ऊपर निर्भर ही ना करे, अपने आप ही चले। जैसे क्या होता है, जब कोई एक हाथी चलता है तो कितने कुत्ते भौंकते हैं, कभी हाथी ऐसे ऐसे करता है, नहीं करता है, वो अपने रास्ते पे चला चलता है, अपने रास्ते पे चला चलता है। तो कुछ इसी प्रकार की यह अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अभिकारक घटाओ अभिकारक बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह जो शून्य कोटि की अभिक्रिया अपने हिसाब से कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है ना, कहने का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक के किसी भी सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक के किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। कहने का मतलब है कि वेग नियम में लिखे गए सांद्रताओं के घातों का योग कितना होगा, 0 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, बोलो भाई। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो फिर हम थोड़ी सी आगे चले, क्योंकि बातों से कुछ काम नहीं चल सकता है, बातों से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमको डिफिनीशन देने पड़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए आते हैं, कहेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर, थोड़ा पेन भी चेंज कर ले हम, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर, अभिकारक की दर मतलब दर समझ रहे हो ना, वही वेग, दर मतलब क्या है, वही वेग की बात हो रही। अभिकारक की दर, तो अभिक्रिया की दर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर अभिकारक की किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अभिकारक की किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। बतिया समझ में आ रहा है कि ना मेरे लाल? कहने का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक घटाओ बढ़ाओ कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, यह होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। कहने का मतलब किसी भी सांद्रता पर अभिकारक की दर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है भाई, चलो इतना बात समझ में आ गया? इतना बात सबको समझ में आ गया? जब इतना बात समझ में आ गया तो आगे चले, ठीक है ना। क्या सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सांद्रता क्या होती है, यस सर यस सर, सर लेट हो गए, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है भाई चलो आगे चले। तो यहाँ पर हम लेट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि मानना तो पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बोल अर्थात बोल सकते हैं
इसमें मैं अर्थार्थ के लिए क्या बोल दूं, अर्थार्थ अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी, अर्थार्थ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य होगी। हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, अर्थार्थ अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी भाई, शून्य हो जाएगी। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी भाई, शून्य हो जाएगी। एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, इसका एग्जाम्पल होता है प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया, जो भी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे पहला देखिए आप लोग, पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 क्या बनता है भाई, 2HCl बनता है। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम लोग सर, इसको इंग्लिश में जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, इंग्लिश में कहते हैं भाई जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि बिना प्रकाश के यहाँ पे अभिक्रिया हो ही नहीं पाती, अभिकारक चाहे जितना भी हो। प्रकाश की उपस्थिति में, या जैसे क्लोरोफिल की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब वेरी गुड मॉर्निंग सबको। दूसरा रिएक्शन देख लीजिए आप, सतह अभिक्रियाएं। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सतह अभिक्रिया, सतह अभिक्रिया। सतह अभिक्रिया का मतलब है किसी सरफेस पे होने वाली अभिक्रिया। जैसे अमोनिया का निर्माण क्या होता है, प्लेटिनम के सरफेस से होता है, ठीक है ना। सतह अभिक्रिया का मतलब जो किसी भी सतह पर हो, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन हम कहाँ पे करते हैं, प्लेटिनम के सरफेस पे करते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे लिखो N2 प्लस 3H2, या क्या बनता है, 2NH3 बनता है, ठीक है। यह भी क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कहने का मतलब है, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि शून्य ऑर्डर का मतलब हो गया अभिक्रिया की कोटि जीरो हो। शून्य ऑर्डर का मतलब क्या हो जाए, अभिक्रिया की कोटि जीरो हो जाए। अब अभिक्रिया की कोटि जीरो होने का मतलब कि जो रिएक्शन है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चले भाई, चलो आगे चलते हैं। तो इनके लिए रिएक्शन की बात करते हैं। इसके लिए रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मतलब इसके हम लोग वेग का समीकरण कैसे लिखेंगे, इसके वेग का समीकरण कैसे लिखा जाएगा। बस हमने, हाँ व्यंजक की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो वेग का समीकरण कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे कह रहा है अभिक्रिया दर लिखे जरा हम इसके लिए। अगर अभिक्रिया दर की चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, R बराबर K इंटू A के पावर जीरो होगा। A के पावर कितना होगा, जीरो। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। क्या हो जाएगा, अभिक्रिया दर R बराबर K A पावर जीरो। A पावर जीरो का मतलब समझिए आप, इसका घात जीरो होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है। भाई जो जब जीरो ऑर्डर हो गया तो इसका घात जीरो हो जाना चाहिए, इसका घात क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए।
जब घात 0 हो जाएगा तो क्या लिख देंगे, r बराबर k इंटू ए पावर 0, r बराबर k इंटू ए पावर 0 हो गया ना, घात 0, घात को 0 लेके चलना है। नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया भाई, आप चेक करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है। तो जानते हो आप एक यहाँ पे रिएक्शन मान लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो रिएक्शन मान लेंगे, जैसे हमारे पास कोई ए कोई अभिकारक है, ए क्या है, कोई अभिकारक है, या पी में बदल रहा है, ये किस में बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। ये क्या था, यहाँ पे कोई अभिकारक था, यहाँ से किस में बदल रहा है, पी में बदल रहा है, तो अभिकारक किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। तो दर नियम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दर नियम क्या होता है भाई, आर प्रोपोर्शनल टू ए, आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए, यही होता है, आर प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब जीरो ऑर्डर है तो इसका घातवा 0 करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं ना कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका घातवा भैया 0 करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ रहा है। हाँ, ए की जगह आप एक्स भी मान सकते हैं, ए की जगह आप आर भी मान सकते, ए की जगह आप आर मान सकते हो, आर आर मान लो, कोई समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है भैया। तो अब यहीं से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं और ए पावर 0 हो जाता है। इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं और कितना हो जाता है, के हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी। और के को कहते क्या है, के को हम यहाँ पे वेग स्थिरांक के नाम से इंट्रोड्यूस्ड किए हैं, पहले ही बता चुके हैं। ये है क्या, वेग स्थिरांक है, क्या है भाई, वेग स्थिरांक है। के को क्या कहते हैं हम लोग, वेग स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। जब के को हम वेग स्थिरांक बोल देंगे तो भैया देखो ए पावर 0 ना है, ए पावर 0, और किसी के पावर 0 उसका मान 1 होता है, किसी के पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। किसी के भी पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, के हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। अब कहने का मतलब यहाँ पे यह है, जो अभिक्रिया की दर है वह वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया की दर है वह किसके, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। हाँ, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, केमिस्ट्री बहुत ही बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह सफा भी है, ठीक है, ठीक। हाँ, चलो ठीक। आप एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, सीधा सीधा है एकदम, सीरियल वाइज। व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज शुभम पटेल, ठीक है। गजब गजब लोग आते हैं। चलो भाई आगे चलते, आगे चले, चलो आ जाओ भाई। सर ठीक से लिखिए। ठीक है भाई, चलो इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। आपसे पूछा जाता है समाकलित वेग समीकरण लिखिए, आपसे पूछा जाता है समाकलित वेग समीकरण लिखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या लिखते हैं भैया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, बात समझ में आ रहा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है।
चलो भाई, ठीक है भाई। चलो, तो बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें समाकलित वेग समीकरण पढ़ना है। तो आप कोई रिएक्शन मानो, आप कोई रिएक्शन पहले मानो। रिएक्शन कैसे मानोगे, तो हम बता रहे हैं। आप मान लो R इज इक्वल टू पी मानो, क्या मान लो, R इज इक्वल टू पी मानो, या A इज इक्वल टू उत्पाद मानो, या ऐसे मान लो A है, A इज इक्वल टू इधर कुछ उत्पाद बन रहा है, उत्पाद बन, इधर बनने वाले से हमें मतलब नहीं है, इधर क्या बन रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो A इज इक्वल टू पी हमने मान लिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया है। अब अभिक्रिया दर कैसे लिखते हैं, अभिक्रिया दर R, अभिक्रिया दर को कैसे लिखते हैं, R लिखते हैं। अभिक्रिया दर कैसे लिखते हैं भाई, R लिखते हैं। R कैसे लिखना पड़ेगा, R बराबर, हमने आपको बताया माइनस DA बाई DT इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, यह लिखना पड़ेगा। अभिकारक की सांद्रता सर समय के साथ घटती है, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अभिक्रिया दर R बराबर माइनस DDT ऑफ A, पहले से अभिक्रिया दर क्या होगा, अभिक्रिया दर क्या होगा, DA बाई DT होगा, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि अभिकारक है, थोड़ी देर बाद घटेगा ही, समय के साथ घटेगा, क्योंकि इसी में से उत्पाद बनेगा, क्योंकि इसी में से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। जब उत्पाद इसी में से बनेगा तो भाई घटेगा ना, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। R इक्वल टू माइनस DA बाई DT लिख देंगे। और दर नियम क्या होता है, हमने दर नियम क्या पढ़ रखा है, हमने दर नियम पढ़ा है कि R प्रोपोर्शनल टू A पावर 0, हमने दर नियम क्या पढ़ रखा है, R प्रोपोर्शनल टू A पावर 0, R बराबर K इंटू A पावर 0, हमने यह भी पढ़ रखा है, ये दोनों चीज हमने पढ़ रखा है भाई। जब इतना यहां से होगा A पावर 0 मतलब इसका वैल्यू 1 है, किसी के भी पावर 0 उसका मान कितना होता है 1, तो R बराबर यहां से K मिलेगा, R बराबर K मिलेगा। अब ध्यान दो, R बराबर यह भी है, R बराबर यह भी है, R बराबर दोनों है, ठीक है भाई। जब R बराबर दोनों है तो क्या करेंगे, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। यशवंत सिंह जी आज आप ज्वाइन किए, वेलकम है, ठीक है। तो देखो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, या समीकरण नंबर 2 हो गया, या R बराबर माइनस DA बाई DT है, R बराबर के, समीकरण 1 और 2 क्या है, R के बराबर है, दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं क्या, माइनस DA बाई DT बराबर का है K, तो कितना लिख सकते हैं, DA बाई DT मतलब बराबर K DT, क्या लिख देंगे, K DT लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, K DT। अच्छा माइनस है, माइनस इधर रहने देते हैं। अब इसको हम समाकलन कर सकते हैं, इसका हम समाकलन कर सकते हैं, तो लिखेंगे भाई समाकलन करने पर, समाकलन करने पर मैं आपको समाकलन के लिए फार्मूला बता देता हूं। जैसे आप देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू अगर x के पावर n और dx दिया हो या dy हो, या क्या हो dy, y इज इक्वल टू x पावर मतलब dy इज इक्वल टू या x पावर n और इंटू dx हो। अगर इसका हमें समाकलन करना है बच्चा, जैसे इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, तो होता क्या है, समाकलन में होता क्या है, इसका पावर में एक जोड़ा जाता है, इसके पावर में एक जोड़ा जाता है, ठीक है। तो dy का क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा बराबर, इसको लिखेंगे x के पावर n+1 अपान n+1 प्लस का c,
एक कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, प्लस कोई कांस्टेंट क्या करते हैं भाई, जोड़ देते हैं, ऐसे समाकलन करते हैं। जैसे dy इक्वल टू क्या, x के पावर n है इंटू डी एक्स है, तो क्या करेंगे समाकलन में इसके पावर में जोड़ेंगे और जो पावर बनेगा उसी से नीचे भाग भी देते हैं। यह होता है समाकलन। ऐसे हम लोग समाकलन करते हैं। ऐसे क्या करते हैं भाई, ऐसे हम लोग समाकलन करते हैं। ठीक है, चल तो इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, पहले लिखे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। जो के तो कांस्टेंट है, के क्या भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन करते नहीं है। ठीक है ध्यान दो इधर, कांस्टेंट का समाकलन होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू के कांस्टेंट है बाहर ले लो। अच्छा अगर टी पावर 0 ले लें और डी टी ले लें, किसी को समस्या होगी, क्या ले लें भाई, टी पावर 0 ले। मैथ का है लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको मैथ की जरूरत ही न पड़े। बात समझ में आ रहा, देखो माइन इसको ऐसा लिख दिए। अब के कांस्टेंट था ना, के बार बार बोले स्थिरांक है कांस्टेंट है, तो उसको कर लो बाहर, उसको कर लो बाहर। जब बाहर ले ले, अच्छा टी पावर 0 मान ले, टी पावर क्या मान ले 0 मान ले, और टी पावर 0 का मतलब क्या, एक ही तो होगा, एक का गुणा करेंगे कोई मतलब है नहीं है। बात समझ में आ रहा, तो क्या हो जाएगा माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन करो। अब ध्यान दो कि भाई डीए लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, डीए लिखा। एक चीज और समझो यहाँ पे, अगर मैं ए पावर 0 लिख दूं, अगर मैं क्या लिख दूं, ए पावर 0 लिख दूं, ए पावर 0 लिख दूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब दूसरा देखो, जब यह 1 आ गया तो भाई यहां पर अगर मैं ए पावर 0 लिख भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे ए पावर 0 इंटू ए पावर 0 लिख दूं कि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसका वैल्यू ही 1 है। जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो भैया यहाँ पे जरा ध्यान दो कि हम इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, माइनस। अब यहाँ पे ए पावर 0 अगर है तो इसके पावर 0 प्लस 1 कर देंगे, इसके पावर 0 प्लस 1। तो थोड़ा सा इसमें हम इंक्रीमेंट कर दें, देखो यहाँ पे ऐसे लिख दे माइनस, यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसे ए पावर 0 इंटू डी ए पावर 0 लिख दूं इंटू डी लिख दूं। अब देखो आपको थोड़ा समझ में आएगा, यहाँ से थोड़ी फील आएगी। मैं आपको इंटीग्रेशन करना सिखा रहा हूँ। हम जानते हैं कि बहुत सारे लड़के यहाँ बायोलॉजी से हैं और वह इंटीग्रेशन में उनको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अब इंटीग्रेशन मैंने क्या किया, पावर में एक जुड़ेगा तो डीए लिखा है ना, तो ए के पावर में एक तो जुड़ेगा तो माइनस इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन हट जाएगा, ए पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 इधर हो जाएगा। किसी को समस्या, अब देखो बराबर बराबर क्या कर देंगे भाई हम लोग, देखो इंटीग्रेशन में समस्या होगी तो क्या करेंगे, आप ए पावर 0 अपने से जोड़ लो, ए पावर अपने से क्या करो 0 जोड़ लो। जब ए पावर 0 जोड़ लोगे तो 0 प्लस 1 समाकलन में क्या करेंगे, घात में एक तो जोड़ेंगे उसी से बटे में भाग दे देंगे। अब देखो के कांस्टेंट था, के को कुछ नहीं करना है। अब जब के को कुछ नहीं करना, देखो टी पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, और समाकलन करते समय एक ठो कांस्टेंट कोई जोड़ा जाता है, एक कांस्टेंट अपने से जोड़ा जाता है तो हम प्लस सी जोड़ देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं सी जोड़ देंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस ए, मतलब 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस ए बराबर के टी प्लस का सी, कितना हो जाएगा के टी प्लस का सी। नोट भी करने दीजिए प्लीज, अरे भाई पीडीएफ दे दिया जाएगा, पीडीएफ दे दिया जाएगा, घबरा कह रहे हो। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर 3 हो जाएगा अब ना, इसको मान लो समीकरण नंबर 3।
ठीक है भाई। अच्छा, इंटीग्रेशन में बहुत समस्या, कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो आगे देखो। तो यदि हम मान ले क्या भाई कि यहाँ पे t बराबर 0, यदि हम क्या मान ले t बराबर 0, क्या हो, समय t बराबर 0 हो, तो उस समय ध्यान दो रिएक्शन में देखो जरा, जैसे हम ए से उत्पाद बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ए से उत्पाद बना रहे हैं भाई। इधर आगे पेज पे देखो, देखो यदि हम ए से पी को, ए से उत्पाद कोई रिएक्शन बना रहे हैं, ए से उत्पाद की तरफ कोई भी रिएक्शन बना रहे हैं, तो अगर हम बोले t बराबर 0 है, अगर मैं क्या बोल दूं भाई, t बराबर 0 है, t बराबर क्या है, 0 है। अब t बराबर 0 होने का मतलब क्या है कि e कितना होगा, 100% होगा। अगर परसेंटेज में मैं बात करूं, जैसे t बराबर 0 तो कितना होगा बच्चा, यह 100% होगा। यही ना कहने का मतलब, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो जितना अभिकारक लिए रहोगे पूरा का पूरा आपके पास रहेगा, तो उस समय यह कितना रहेगा, A0 रहेगा। उस समय यह कंसंट्रेशन आप कितना रहेगा, A0 रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कितना बनेगा इस समय 0% है। यहाँ पे कितना है, 0% है। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि जब हम t बराबर 0 लेंगे तो जो सांद्रता A है वह किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A0 के। बात समझ में आ रहा है? जो हम t बराबर 0 समय लेंगे तो सांद्रता कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A0 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब यही दोनों वैल्यू को उठा के हम लोग समीकरण कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। जरा देखिए पीछे, यहाँ पे देखिए, तो हम यहीं पे मान लेंगे, माना क्या, t बराबर 0 पर जो कंसंट्रेशन ऑफ A है वह बराबर हो जाएगा A0। किसके बराबर हो जाएगा, A0 पे। मैथ में इतना कुछ मान लिया कि अब पता ही नहीं चलता है क्या सच है क्या झूठ है। अरे वाह यार। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 में यही वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, -A0 बराबर C हो जाएगा। -A0 बराबर कितना हो जाएगा, C। मतलब C बराबर -A0 हो जाएगा। C बराबर कितना हो जाएगा, A0 हो जाएगा। अब C की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दो। ठीक है, देखो इधर t बराबर 0 यहाँ पे पुट करोगे समीकरण 3 में, पूरा 0 हो जाएगा। और a के स्थान पे A0 पुट कर दोगे, कितना हो जाएगा, -A0 हो जाएगा। अब बराबर इधर C बच जाएगा, मतलब C बराबर A0, -A0 आ जाएगा। ठीक है ना, C बराबर कितना आ जाएगा भाई, माइनस का A0 आ जाएगा। हाँ, एग्जाम में पूछता है। अब आगे देखो, इसको हटा देता हूँ। ठीक है भाई, इसी का हमें समाकलन करना था। एग्जाम में पूछता है, या सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो समाकलन के लिए आप देख लो करना क्या था यहाँ पे, जैसे y इक्वल टू एक्स के पावर n dx दिया हो, y इक्वल टू एक्स के पावर n dx दिया हो, तो हम करते क्या, समाकलन में इसी के घात में एक ठो जोड़ते हैं और वही चीज बटे में लिख देते हैं, n+1 लिख देते हैं। अब प्लस का कांस्टेंट जोड़ा जाता है। कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है बच्चा, क्योंकि जब हम अवकलन करते हैं, जब अवकलन किए रहते हैं तो वहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी 0 होती है। कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वह 0 होता है, तो उसी के लिए यहाँ पे हम c कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। चल आगे चलते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में c का मान रखने पर
समीकरण 3 में C का मान रखने पर, समीकरण 3 में C का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस A बराबर KT माइनस A0, इतना हो जाएगा। क्या टेस्ट के चक्कर में काहे पड़े हो, जो पढ़ा रहे हैं पहले पढ़ लो। तुम लोग तो हमेशा टेस्ट के चक्कर में ही पड़े रहते हो, पहले जो पढ़ा रहे हो वो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, माइनस A0 हो जाएगा। अब देखो ये इसको इसको इधर लेके आ जाए, ये माइनस A0 है ना, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा भाई आपको, ये मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस A और बराबर इधर बचेगा KT, इधर कितना बच जाएगा भाई, KT बच जाएगा। ठीक है, A0 माइनस A बराबर कितना हो जाएगा भाई, KT हो जाएगा। तो यहाँ से T का मान निकालो, तो T अब यहाँ पे K को भेज दो घट बटे में, तो A हो जाएगा, मतलब A0 माइनस A अपान K, इतना कर लेंगे भाई। तो ये हो गया टाइम, ये टी के टर्म में फार्मूला हो गया, टाइम हो गया। मतलब समय कैसे निकालना है आपको, समय कैसे निकालना है तो क्या बोलेंगे, प्रारंभिक सांद्रता। A0 क्या है भाई, प्रारंभिक सांद्रता। A0 क्या है भाई, प्रारंभिक सांद्रता माइनस, अच्छा ए क्या है, अंतिम सांद्रता या शेष सांद्रता, ठीक है ना। प्रारंभिक सांद्रता माइनस शेष सांद्रता बटे वेग स्थिरांक, के क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है भाई। अच्छा एक बार और बता दें, एक बार और बता दें, ठीक है भाई बता देते हैं। चलो एक बार और बता दें। देखो हमें क्या करना है, समाकलित वेग समीकरण लाना है। हमें क्या करना है भाई, समाकलित वेग समीकरण बताना है, ठीक है। समाकलित वेग समीकरण बताना क्या है, मतलब समाकलन वाला वेग समीकरण बताना है, यही आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए कैसे होता है। पहले एक कोई रिएक्शन मान लेते हैं ए से पी, ए से पी कोई रिएक्शन मान लेते हैं, मतलब कोई अभिक्रिया है जो ए से कहां पर बदले पी से, या कोई हमने अभिक्रिया अपने से मान ली, ये कोई अभिक्रिया हो रही है। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि कोई अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब अभिक्रिया दर कैसे लिखेंगे, तो सबसे शुरुआत में बताया था, हमने सबसे शुरुआत में बताया था कि अभिक्रिया दर, जैसे हमने बताया था R इज इक्वल टू पी कोई रिएक्शन है तो अभिक्रिया दर आप कैसे लिखोगे, या dR/dt लिखोगे। अभिक्रिया दर कैसे लिखोगे, dR/dt लिखोगे, लेकिन अभिकारक के लिए लिखोगे तो माइनस लगा दोगे। अभिकारक के लिए लिखोगे तो कैसे लगा दोगे भाई, माइनस लगा दोगे। और यह होता क्या है, यह होता क्या है, स्मॉल r होता है। अभिक्रिया दर को किससे दिखाते हैं, स्मॉल r से दिखाते हैं। अभिक्रिया दर को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल r से। कितना होता है, माइनस dR/dt होता है। कितना होता है, माइनस dR/dt होता है। ठीक है, तो P क्यों लिखें भाई, P की जरूरत नहीं है, तो उसी के बदले में हमने उत्पाद लिख रखा है, P लो लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये माइनस dR/dt हो गया। अब देखो ध्यान दो, तो R इक्वल टू मैंने तो वही लिखा, A के स्थान पे कितना था, R था, A के स्थान पे वहां R था, यहाँ पे हमने A मान लिया, तो माइनस dA/dt मान लिया। हमने क्या मान लिया, माइनस dA/dt मान लिया। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और अभी हमने पढ़ाया था कल ही वाले में कि अभिक्रिया का दर नियम क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू A पावर 0। अभिकारक के
सांद्रता के प्रोपोर्शनल होता है अभिक्रिया का वेग, अभिकारक के प्रोपोर्शनल होता है अभिक्रिया का वेग, और यहाँ पे शून्य कोटि है तो पावर 0 लेना पड़ेगा। शून्य कोटि है तो कितना लेंगे, पावर इसका 0 ले लेंगे, तो R इक्वल टू के ए पावर 0 हो जाएगा। अब देखो ए पावर 0 का मान मतलब किसी के भी पावर 0 हो, किसी के भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, तो R इक्वल टू के हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 में भी क्या यह R के पूरा बराबर है, यह भी R के बराबर है, दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे, दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। जब दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के है, dt का गुणा इधर कर दो तो माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी, समाकलन कर दो। अब क्या कर दो सर जी, समाकलन कर दो इसका, तो समाकलन करेंगे तो क्या इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। अब मैंने आपको समाकलन में बताया कि y इक्वल टू अगर x पावर n हो, y इक्वल टू x पावर क्या हो, n हो, तो x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट जोड़ेंगे, प्लस क्या जोड़ देंगे, कांस्टेंट जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, तो भाई यहाँ पे किसमें जोड़ा जाएगा, है तो नहीं, तो हमने मान लिया कि a पावर 0 है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, a पावर 0 है, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, t पावर 0, और दोनों किसी के भी पावर 0 उसका मान 1 है, मतलब लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, a पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1, इधर t पावर के कांस्टेंट है बाहर है, t पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस c कोई कांस्टेंट जोड़ दिया। अब ये जोड़ देंगे तो कितना, माइनस ए हो जाएगा, के टी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो तो क्या हो जाएगा, माना हमने मान लिया भाई जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो जितना लिए रहोगे उतना ना रहेगा, तो t बराबर 0 पर जो a है a नाट के बराबर है, तो c का मान निकाल लेंगे, यहां से क्या होगा, c बराबर a नाट हो जाएगा। ठीक है ना, चले आगे। अब आगे देखो, तो समीकरण 3 में c का मान रख दिए, जब समीकरण 3 में c का मान रख दिए तो माइनस ए बराबर के टी माइनस ए को इधर लेके आ जाओ, तो ए नाट माइनस ए बराबर के टी है, टी का मान निकाल लिए, कितना अगर टी का मान हो जाएगा, टी बराबर ए नाट माइनस ए अपान के, मतलब प्रारंभिक सांद्रता माइनस शेष सांद्रता बटे वेग स्थिरांक का अगर वैल्यू निकाल लोगे तो समय के बराबर ये समय निकल जाएगा। हमारी आवाज नहीं आ रही, काहे हमारी आवाज नहीं आ रही भाई, हमारी आवाज क्यों नहीं आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जिसको हम कहते हैं अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, बात समझ में आ रहा है, मतलब आपकी जिंदगी के आधे दिन, मतलब आपकी जिंदगी के आधे दिन वाली बात है कि अगर आप अपनी जिंदगी का आधा दिन जी लिए तो वही आपकी हाफ लाइफ टाइम है। कहने का मतलब कोई भी अभिक्रिया जितना समय में आधा पूरा हो जाए, कोई भी अभिक्रिया जितने समय में, अरे डी कहाँ गया, अरे हर हद है, अरे डी का समाकलन वही चिन्ह थी तो था, जब समाकलन कर दिए तो डी हट गया। ठीक है ना, जब समाकलन कर दिए, बात समझ में आ रहा। अब समझो अर्धायु काल मतलब आप अपनी लाइफ का आधा समय जी लिए वही आपकी अर्धायु काल है। तो कोई भी अभिक्रिया जब आधा पूर्ण हो जाए, आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है, मतलब किसी भी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है वही क्या होता है, अर्धायु काल। वही क्या होता है भाई, अर्धायु काल। ठीक है भाई, चलो तो अर्धायु काल किसे कहते हैं,
किसी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायु काल कहलाता है। क्या बोलेंगे भाई? किसी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगे समय को अर्धायु काल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? प्रथम कोटि नहीं हुआ, अरे हो जाएगा मेरे लाल, हो जाएगा। पहले शून्य कोटि को खत्म तो कर ले। तो लोग मैसेज बहुत करता है, पढ़ता वढ़ता नहीं। यह केमिस्ट्री का सब्जेक्ट चल रहा है। गजब बेइज्जती है यार। यह केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? यस, मैं मैथ से पढ़ा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगे समय को अर्धायु काल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अर्धायु काल कहते हैं। तो मैंने वही चीज बताया, कोई अभिक्रिया आधा पूरा होने में जितना समय लगती है, जैसे अगर आप लोग अपनी जिंदगी का आधा समय जितने मतलब आधी लाइफ जी लिए, तो वही क्या हो जाएगी? आपकी अर्धायु काल हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी? इतनी बात आपको समझ में आ रही है सर? चलो, या करके दूसरा लिखवाते हैं। सर इंग्लिश की क्लास थोड़ा सर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं चल पा रही है ना। चलेगी? चलो, या करके दूसरा डिफिनीशन क्या लिख देंगे? लिखेंगे वह समय। वह समय। कौन सा समय? वह समय। कौन सा समय भाई? वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, जिसमें अभिकारक अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। आधी रह जाती है। अर्धायु काल कहलाता है। अर्धायु काल कहलाता है। हाफ लाइफ टाइम में रिएक्शन पूर्ण हो जाता है। नहीं नहीं, आधा पूर्ण होता है। हाफ लाइफ टाइम में रिएक्शन आधा पूर्ण होता है। इंग्लिश वाले सर को डेंगू हुआ है, डेंगू। देखो नालायक, तुम लोग क्या क्या पूछ रहे हो यार। सर बायोलॉजी की क्लास चलेगी, हिंदी की क्लास चलेगी, अंग्रेजी की क्लास चलेगी। ठीक है ना? क्या क्या पूछने लगते हो? ठीक है, आगे देखेंगे। इसे टी हाफ इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? टी हाफ से। ठीक है,
चल आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो हमने देखो यहां पर एक समीकरण लाया था अभी थोड़ी देर पहले, के टी बराबर के ए जीरो माइनस ए। यह समीकरण मैंने थोड़ी देर पहले आपको लाया था, दिखाया भी था। बात समझ में आ रहा है? थोड़ी देर पहले हमने एक समीकरण लाया था, क्या होता है, के टी बराबर ए जीरो माइनस ए। यह समीकरण आया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर समझ में नहीं आया फिर से बताइए। अरे बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, डोंट वरी। तो के टी बराबर ए जीरो माइनस ए, यह हमने समीकरण लिखा था, समझिए। तो अब इसी में कुछ चीजें हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी, इसी में कुछ चीजें रिप्लेस करनी पड़ेगी। यह समीकरण हम लोग लाए, यह समीकरण हम लोग लाए हैं। लिखेंगे कि यदि, क्या लिखेंगे भाई, यदि टी कितना हो जाए, टी हाफ हो जाए, मतलब यदि जो समय है वह अपनी आधा हो जाए। सर आपका कितना परसेंट आया था 12th में? सर समीकरण को फिर से समझाइए, सर समझ नहीं आया। आप कमेंट पे ध्यान दीजिए सर, दीजिए ना सर। काहे कमेंट पे ध्यान दे भैया, नहीं देंगे। थोड़ा सा पढ़ाने दो, थोड़ा पढ़ा लें तो फिर आपसे बातें करेंगे। तो यदि हम टी को रिप्लेस कर दे किससे भाई, टी हाफ से, मतलब जितना पूर्ण समय है उसका आधा कर दे। पूर्ण समय जितना है, पूर्ण समय कितना है, टी है, उसका आधा कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। आधा कितना हो जाएगा, टी हाफ। तो ध्यान दो, प्रारंभिक सांद्रता हमने कितना ले रखा है, बात समझो। तो हमने प्रारंभिक सांद्रता कितना ले रखा है, ए नॉट। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, ए जीरो। ये क्लियर है? मतलब पूरी की पूरी सांद्रता कितनी है, ए जीरो है। तो समय टी हाफ लिया तो प्रारंभिक सांद्रता भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, आधा हो जाएगा। इतना चीज क्लियर है सबको? जब इतना सर क्लियर हो गया तो यही मानवा इसमें उठा के रख दे, यही मान इस समीकरण में उठा के रख दे। बोलो भाई, यही मान इस समीकरण में उठा के रख देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब हम ए के स्थान पे, ए के स्थान पे कितना रख दे, एक मिनट रुक जाओ। कहने का मतलब है ए के स्थान पे हम कितना रख दें, ए जीरो अपान टू, ठीक है ना। तो यदि टी के स्थान पे कितना रख दे, टी हाफ रख दे, टी के स्थान पे कितना, टी हाफ, और ए के स्थान पे ए जीरो अपान टू रख दे। ए जीरो अपान कितना रख दे, टू रख दे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो रखो जरा। तो के गुणे टी के स्थान पे टी हाफ रखना है, बराबर ए जीरो है, माइनस ए के स्थान पे कितना रखना है, ए जीरो अपान टू रखना है। कितना रखना है, ए जीरो अपान टू रखना है। ठीक है भाई, टू रखना। अब रख देंगे तो जरा ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हैं, के टी हाफ बराबर, देखो ये पूरा है उसी में से आधा घटा दो तो क्या मिल जाएगा, ए जीरो अपान टू। ए जीरो अपान क्या मिल जाएगा, टू हो जाएगा। यहां तक ठीक है? बोलो भाई, अगर यहां तक ठीक है तो हम टी हाफ का मान निकाल लें। तो टी हाफ बराबर हो जाएगा ए जीरो अपान टू के हो जाएगा क्या सर, और यही तो है टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ध्यान दो, तो ये टू के क्या है, कांस्टेंट है। टू के क्या है, कांस्टेंट है। जो के क्या है, कांस्टेंट है। जब के कांस्टेंट हो गया तो टू के है, तो टू भी तो कांस्टेंट है, टू तो बदलने वाला नहीं है। जब टू नहीं बदल सकता भाई, तो हम लिख सकते हैं कि टी हाफ अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, मतलब अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख देंगे भाई, यहां से हम लिखेंगे
कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल है वह प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती। बोलो भाई, इतना क्लियर है? अच्छा, A0 क्यों नहीं बदला? A0 तो प्रारंभिक सांद्रता उतना है भाई, जो बदलेगा तो A बदल रहा है ना, तो A के स्थान पे हमने A0/2 आधा समय लिया इसलिए। ठीक है भाई, K कांस्टेंट है, K को कांस्टेंट हमने कहा था, और वही क्या है, वेग स्थिरांक है। K कांस्टेंट है और इसी K को हम लोग वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। चलिए भाई लिख सकते हैं अर्थात, लिख सकते हैं अर्थात अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। हो गया भाई? चलो आगे चले। चलो भाई आगे चलते हैं। लिखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की विशेषताएं। शून्य कोटि अभिक्रिया की विशेषताएं। शून्य कोटि अभिक्रिया की विशेषताएं। शून्य कोटि अभिक्रिया की विशेषताएं, पहला हो जाएगा, पहला विशेषता क्या हो जाएगी, जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की जो दर है वह वेग स्थिरांक के प्रोपोर्शनल होता है ना। क्या लिख देंगे, पहला हो जाएगा अभिक्रिया दर प्रोपोर्शनल होता है वेग स्थिरांक के। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, मतलब इसको अर्थार्थ करके लिख लो, इसको ब्रैकेट में लिख लो कैसे, आर प्रोपोर्शनल टू के, तो ब्रैकेट में लिख लो आर प्रोपोर्शनल टू के। अभिक्रिया दर प्रोपोर्शनल होता है वेग स्थिरांक के, किसके लिए, शून्य कोटि के लिए। किसके लिए, शून्य कोटि के लिए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर का मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा भाई, अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर का मात्रक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे मात्रक देखो तो क्या है, यहाँ पे जो के का मात्रक होगा तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर और सेकेंड के पावर -1। मोल प्रति लीटर और सेकेंड के पावर -1। और तीसरा जो समय है कितना आया, अभी समय A0 माइनस A/K, यह हमने बताया। समय क्या बताया, समय t बराबर A0 माइनस A/K। और चौथा हम कर देंगे अर्धायुकाल। चौथा क्या बोल देंगे भाई, अर्धायुकाल। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल को हम किससे दिखाए, टी हाफ से दिखाए,
यह प्रोपोर्शनल था प्रारंभिक सांद्रता ए के। चौथा क्या था? टी हाफ प्रोपोर्शनल था प्रारंभिक सांद्रता ए के। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, कोई समस्या होगी आप पूछ सकते हैं। और आगे चलते हैं अब, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस समझ आ रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से क्वेश्चन आते हैं और यही दोनों पूछे भी जाते हैं आपसे, सेकेंड और थर्ड नहीं पूछे जाते। हाँ पढ़ते पढ़ेंगे लेकिन पूछे नहीं जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा उसके लिए हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, टाइप भी कराएंगे, कौन क्वेश्चन आएगा वो भी करा देंगे। ठीक है ना, अब घबराइए मत, क्वेश्चन के लिए आप टेंशन ना लो, क्वेश्चन के लिए हम लोग टेंशन लेंगे कि इस बार कैसा बनने वाला है। रेशमी जी करें सर, आप मेरा कमेंट कभी नहीं देखते हो, पढ़ाने के चक्कर में ध्यान नहीं दे पाता, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चल। और एक लोग हैं जिनका नाम है कनिष्का सिंह, इनको तो यही एक चीज पूछना है कि सर आपका 12th में परसेंटेज कितना आया था, तो अगर इनको बता देंगे तो जैसे जग जीत जाएंगी। ठीक है, चलिए चलिए भाई, यशवंत जी कर रहे हैं सर, कमेंट पढ़ लीजिए प्लीज, बैक सर बैक कर दीजिए। चलो भाई आगे चलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है जरा समझिए। तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या बताया, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या बताया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक के किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, अच्छा मरियम जी कह रही है सर हमें डाउट ही डाउट है। शिवानी कह रहे हैं यू आर द बेस्ट टीचर। अच्छा, शिवानी उपाध्याय यूपी, अच्छा ठीक है भाई। सर डीपीपी दे दो सर, पहले समझो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था, एक बार फिर से समझो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ऐसा अभिक्रिया जो कि सांद्रता के किसी भी कंपोनेंट पर निर्भर न करे, मतलब वह अभिकारक के किसी भी सांद्रता पर निर्भर ही न करे, वो अपने आप ही स्वतः चले। किस टाइप की रिएक्शन होगा? प्रकाश की उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया होती है जीरो ऑर्डर होती है। प्रकाश की उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया होती है वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। बात समझ में आ रहा है? और किसी भी सतह पर जो अभिक्रिया होती है, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया कराई जाती है, किसी भी कैटलिस्ट की उपस्थिति में, किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया कराई जाती है वह भी जीरो ऑर्डर में आती है। बात समझ में आ गया? या फिर हम बोल दें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। इतना हो गया। उसके लिए फिर हमें क्या पढ़ना है? समाकलित वेग का समीकरण बताना है। क्या पढ़ना है भाई? समाकलित वेग समीकरण पढ़ना है, समीकरण पढ़ लीजिए। फिर अर्धायु काल पढ़ना है, हमने अर्धायु काल आपको पढ़ा दिया। यहीं से क्वेश्चन भी आते हैं,
जिसे कह दिया जाएगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया इतने समय में पूर्ण हो रही है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता इतनी थी, बताइए शेष बची हुई सांद्रता बताइए, ये का मान दे देगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। ठीक है भाई, चलो अब देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़नी है। क्या पढ़नी है भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़नी। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखो जीरो था, ठीक है, जब जीरो था तो अभिकारक के किसी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अब एक हो गया, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक की एक सांद्रता पर निर्भर करेगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक की एक सांद्रता पर निर्भर करेगा, क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है भाई, समझो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक की एक सांद्रता पर निर्भर करे। कहने का मतलब देखो जीरो था तो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा था, अब फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है, इसका मतलब हो गया कि अभिकारक की एक सांद्रता पर रासायनिक अभिक्रिया निर्भर करे, तो उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो भाई, देखो यहाँ पे कनिष्का जी पूछ रही हैं, सर बता दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, मेरा 50% था इंटर में, 12th में, चलो मेरा 50% था, 50%। अब बताओ, बताओ भाई, हमने बता दिया, मेरा इंटर में 50% था। अब आओ पढ़ो, अब पढ़ो भाई। चलो भाई लिखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर, अभिक्रिया की दर, क्या लिखेंगे भाई, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की एक सांद्रता पर, क्या बोलेंगे भाई, अभिक्रिया की दर अभिकारक की अभिकारक की केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है। बात समझ में आ रहा, बात समझ में आ रहा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती, केवल, सॉरी छूट गए यहाँ पे, अभिकारक की केवल एक सांद्रता, केवल एक सांद्रता पर, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती हो, मतलब अभिक्रिया का जो वेग है केवल एक सांद्रता पर निर्भर करेगा, भाई केवल एक, बाकी सबसे मतलब नहीं है, तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब एक ही अभिकारक ऐसा होगा जो पूरी अभिक्रिया को कंट्रोल करेगा, करने का मतलब वो खत्म तो पूरा रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो, निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि
प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, एक नहीं लिखा था, लिख दिए। मौज कर दी सर आपने। एग्जाम कब दिए थे? एग्जाम 2015 में दिए थे। एग्जाम 2015 में दिए थे भाई। चलो, बात समझ में आ रहा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? प्रथम कोटि की। बात समझ में आ रहा है? ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करे, ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक के केवल एक सांद्रता पर निर्भर करे, उसे क्या बोल देंगे हम लोग? प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अच्छा बीरेन्द्र जी, मात्रक में डाउट है? ठीक है। अच्छा, रटवा क्यों रहे हैं सर? अरे रटवा इसलिए ना भैया, पेपरवा में आई जाता है, क्या करें, रटवा रहे। चलो आगे देखते हैं। चलो भाई, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सभी रेडियो एक्टिव विघटन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सभी रेडियो एक्टिव विघटन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सभी रेडियो एक्टिव विघटन। ठीक है, क्या है भाई? सभी रेडियो एक्टिव विघटन, ये सब क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे यूरेनियम 92 238, यूरेनियम 92 238। ठीक है भाई, यूरेनियम 92 238 एग्जाम्पल में लेते हैं। यूरेनियम 92 238। अब यूरेनियम 92 238 में एक अल्फा कण निकाल दीजिए। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, 2He4। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है, जिसे 2He4 बोलते हैं। हीलियम का नाभिक होता है, जिसे क्या कहते हैं भाई? 2He4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2He4। तो ध्यान दो, जब एक अल्फा कण निकलेगा, जब एक अल्फा कण निकलेगा तो 2He4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो जब 2He4 का डिफरेंस, तो ये कितना हो जाए? एक अल्फा कण निकल रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो अगला बनेगा ये 90 वाला बनेगा। अगला जो बनेगा कितने बनेगा? 90 वाला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 90 किसका होता है? थोरियम का। इसमें 4 ठो घटेगा, 234 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 234। रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? तो कहते हैं वे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः टूटते रहते हैं। मतलब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनकी क्रियाशीलता थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक ना, उनकी क्रियाशीलता क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है। और उनके जो नाभिक होते हैं अस्थायी होते हैं, इसलिए छोटे छोटे नाभिकों में टूट के अपने स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, इसलिए वह विघटित होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रेडियो एक्टिव पदार्थ। जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्रथम ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो ठीक है, अगला देखो एग्जाम्पल। H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। H2O2 क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब यह ब्रेक होता है तो H2O में टूटता है, प्लस O2 में टूटता है। H2O और O2 में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ठो ले लो, यहाँ पे 2 ले लो, हो जाएगा। ठीक है, H2O2। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा NH4SO2।
NH4 सॉरी अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 लो, NH4NO2। NH4 तो किस में टूटेगा भाई, तो नाइट्रोजन N2 बनेगा और H2 बनेगा। ठीक है, ये N2 बनता है और प्लस H2O बनता है। ठीक है ना, N2 और H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। अगला है N2O5, इसको ब्रेक करिए तो देखो N2O5 है तो N2O4 में टूट जाता है, ये N2O4 में टूटता है और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है। बताए तो रेडियो एक्टिव विघटन क्या होता है, बता तो रहे भाई कि हैवी मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थों का छोटे छोटे नाभिकों में टूटना, रेडियो एक्टिव पदार्थों का छोटे छोटे नाभिकों में टूटना क्या कहलाएगा, रेडियो एक्टिव विघटन कहलाएगा। ठीक है भाई, चलो तो इसके समाकलित वेग समीकरण के बारे में अब इसकी चर्चा हम अगले दिन करेंगे। कल इसका लास्ट लेक्चर रहेगा हमें लगता है, कोशिश करेंगे कि कल के लेक्चर में इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है भाई, कोशिश रहेगा कि कल के लेक्चर में खत्म हो जाए। ठीक है ना। हाँ, आप क्या कमेंट कर रहे थे, सर आप टाइम पढ़ाइए, टाइम बढ़ाइए, सर आप टाइम पढ़ाइए। सर आप शाम टाइम, अच्छा शाम टाइम में, अच्छा 2H2O, 2, हाँ 2H2 कल पढ़ना है सर। हाँ जैसा होगा टाइम टेबल बताया जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। सर आप शाम टाइम पढ़े, पीडीएफ दे दीजिएगा। हाँ पीडीएफ अभी अपलोड करवा दे रहे हैं, पीडीएफ अभी अपलोड करवा दे रहे हैं भाई। बात समझ में आया। तो देखो ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हो गए, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है। ठीक है भाई, चलो थोड़ा पीछे देख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, तो हमने बताया आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है भाई। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग बोलते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक के एक सांद्रता पर निर्भर करती है, ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक के एक सांद्रता पर निर्भर करती है। आप पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चन भी करा देंगे भाई, सब करा देंगे। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्द ही स्टार्ट होगी, आप लोग घबराओ नहीं। पंकज सर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है ना, जल्द ही लेकर आ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए सबको टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके चलो क्लास ओवर करते हैं, चलो भाई मिलेंगे कल। आदिल आदिल अंजुम पूछ रहे हैं हमको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा मैसेज जा रहा है कि नहीं। नोटिफिकेशन सर प्लीज प्लीज प्लीज, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, नोटिफिकेशन अब जाएगा भाई, गया होगा, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, एमडी कैब थैंक यू। अच्छा मनोज जी आपको बात करनी है, ठीक है आप कॉल कर सकते हैं 9 बजे के बाद। सर आज टेस्ट कौन सा चैप्टर का होगा, सर बता देंगे, केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 3 का जो भी होगा सर बताएंगे। शून्य कोटि का विक्रिया का मात्रा का हमने बताया मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा भाई। समाकलित एक्सप्लेन फिर से बता दीजिए, ठीक है कल बताएंगे भाई, आज के लिए